मैं सदन में पहुंचूंगा। 1 साल के अंदर मैं हेल्थ कार्ड जारी करूंगा, 5 लाख रुपए का होगा, जो पीजीआई, एम्स, अपोलो और विभिन्न जिलों के बड़े बड़े अस्पतालों में भी संबद्ध होगा उसका, और उससे वो अपना इलाज आसानी पूर्वक कराएंगे, अपना और अपने परिवार का। अधिवक्ता आज पूरे बार काउंसिल के प्रति एक उसका आक्रोश दिखने को मिला। इसका एक कारण यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया पंजीयन शुल्क, तो इन लोगों ने सीओपी कार्ड चार्ज लगा दिया, जिसको सीओपी के लिए भी उनको इंटरफेरेंस करना पड़ा। फिर इन्होंने सीओपी को बंद किया। ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है और गलत है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए, जो निर्वाचन क्षेत्र है उसकी एक व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि उसी क्षेत्र से व्यक्ति जो है वो निर्वाचित होकर के जाए और वहाँ के लोगों के प्रति वो जिम्मेदार हो। मैं एक शोक सभा करके न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय भी नहीं ले पाते। मुझे जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में इंटरव्यू देना पड़ रहा है, ये दुखद है। मैं इसके विरोध में हूँ और इसका निंदा करता हूँ। अगर मैं अपनी मदरवाड़ी की रक्षा न कर पाया, ईमानदारी से उनकी सुरक्षा नहीं कर पाया, तो फिर मुझे बार काउंसिल का मेंबर होने का कोई हक नहीं। आम अधिवक्ताओं को इस बात का विश्वास दिलाना चाहूँगा कि राज्य विधिक परिषद में किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, बार काउंसिल अधिवक्ताओं की संविध संस्था है और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में 25 सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था है। बार काउंसिल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद बार काउंसिल के सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो वर्तमान समय में इस समय बार काउंसिल के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव जनवरी 2026 में होना, क्योंकि ये प्रदेश स्तर का चुनाव है। प्रत्येक जिले से अधिवक्ता बार काउंसिल के सदस्य को वोट देता है। तो सारे प्रत्याशी अपने अपने संपर्क अभियान के साथ अधिवक्ताओं से लगातार मिल रहे हैं। अशोक कुमार त्रिपाठी जी इस समय हमारे साथ हैं। आप भी बार काउंसिल आप उत्तर प्रदेश के सदस्य का चुनाव आप लड़ रहे हैं और लगातार आप संपर्क कर रहे हैं। संपर्क के ही क्रम में आप गोरखपुर में आए हुए हैं। तो गोरखपुर प्रवास के दौरान हमारी वार्ता आपसे हो रही है। तो मैं अशोक कुमार त्रिपाठी जी से बात करूंगा और जानना चाहूँगा कि जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश है, अगर आप सदस्य निर्वाचित होते हैं तो क्या है आपकी कार्य योजना, किस तरह से बार काउंसिल को और आप सुदृढ़ करेंगे, किस तरह से आप उसे और सुसज्जित करेंगे, तो इसी पर हमारी बातचीत होगी। तो अशोक कुमार त्रिपाठी जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार तिवारी जी, धन्यवाद आपका। इस कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तिवारी जी, जैसे मैंने बताया कि पूरा मतलब प्रदेश व्यापी चुनाव है ये, और इस चुनाव में आप प्रत्याशी हैं और आप उसी क्रम में आप गोरखपुर में आए हैं। जी 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 जी। तो गोरखपुर में भी आपका हम स्वागत कर दे रहे हैं एक बार पुनः। थैंक यू सर। आप ये बताइए कि कैसे आपके मन में ये जागृत हुई इच्छा कि आप बार काउंसिल का प्रतिनिधित्व करें, अधिवक्ताओं का, पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं का आप प्रतिनिधित्व करें, तो कैसे आपके अंदर ये इच्छा जागृत हुई, क्या कहेंगे आप? क्योंकि बार काउंसिल की कार्यप्रणालियों से हमारा पूरा उत्तर प्रदेश का अधिवक्ता समाज बहुत आक्रोशित है और अधिवक्ताओं की तमाम समस्याएं जिसको लोग नज़रअंदाज करते हैं। अब क्यों नज़रअंदाज करते हैं? चुन करके हमारे अधिवक्ता भेजते हैं, 25 मेंबर वहाँ चुनकर जाते हैं और उसके बाद ये भूल जाते हैं कि मैं जहाँ से आया हूँ उनकी आम समस्याएं क्या हैं। जब इलेक्शन में वोट मांगने जाते हैं तो उनकी समस्याएं उनको नज़र आती हैं और जैसे ही चुनकर वहाँ पहुँचते हैं वो सारी समस्याओं को भूल जाते हैं। तब उनको प्रदेश सरकार दिखाई पड़ता है, तब उनको बड़े लोगों का सदमा तकमा दिखाई पड़ता है, उनको आम अधिवक्ता नहीं दिखाई पड़ता, उनको आम अधिवक्ताओं की समस्याएं नहीं दिखाई पड़ती। मैं बार काउंसिल में जब इलाहाबाद हाईकोर्ट बार का उपाध्यक्ष हुआ इलाहाबाद 2023 में, इसके पहले मैं बार काउंसिल का चुनाव लड़ा था और उस समय बहुत सारी मूलभूत समस्याएं तब भी थी, आज भी हैं। उसके निवारण के लिए कोई एक मेंबर भी अगर आगे बढ़ा होता तो बड़ी खुशी होती।
कि ये अधिवक्ताओं के लिए, आम अधिवक्ताओं के लिए इन्होंने एक आवाज़ उठाई। बिल्कुल बिल्कुल। उस आवाज़ को उठाने के लिए मैं बार काउंसिल का चुनाव लड़ रहा हूँ। बहुत सारे काम हैं, अधिवक्ताओं की समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं भी हैं, जिसको मैं बार काउंसिल में पहुंच करके पूरा करूँगा। माननीय द्विवेदी जी, मैं आपको बताऊं कि आज उत्तर प्रदेश का अधिवक्ता बदलाव के मूड में है। मैं उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में गया। आज तो मैं गोरखपुर माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत प्रिय जिलों में हूँ। उनका गृह जनपद है। उनका गृह जनपद है और माननीय मुख्यमंत्री जी समझ लीजिए ये मिनी कैपिटल है। मैं पूरे गोरखपुर में टहला, अधिवक्ताओं को सुना, अधिवक्ताओं की पीड़ा को समझा, लेकिन उन्होंने मेरी एक पीड़ा, एक अधिवक्ताओं का जो एक बहुत बड़ी पीड़ा थी, उसको मैं करना चाहता हूँ, उसको उन्होंने सरल बनाया है। बहुत सुंदर। जो ऑलरेडी पूरे प्रदेश में अधिवक्ता उससे आहत हैं, लोग करना भी चाहते हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं मैं नहीं जानता। हमारा आम अधिवक्ता रोज सताया जाता है, रोज पुलिस द्वारा परेशान किया जाता है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, बिल्कुल, जिसको हमारे गोरखपुर के अधिवक्ताओं ने माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने प्रत्यावेदन के द्वारा अवगत कराया है। वो लोग इसकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि जिसको मैं करने का एक संकल्प लेकर आ रहा हूँ, उस संकल्प में ये मेरे सहभागीदार हुए हैं और उसमें मुझे उसे पूरा करने में मुझे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि गोरखपुर की अधिवक्ता इसमें मेरे पूरे साथ हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें पूरे आम अधिवक्ताओं की मदद करेंगे। और हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए वो निश्चित रूप से हमेशा करते रहे हैं, उनको सुनते रहे हैं और उनकी वेदना को समझते हैं और करते रहे उनके लिए। बिल्कुल, और आगे भी करते रहेंगे। तिवारी जी, जैसे आप पूरा प्रदेश घूम रहे हैं, पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं के बीच में आप जा रहे हैं, तो आपके दिमाग में जब आया कि हमें बार काउंसिल का प्रतिनिधित्व करना है, अधिवक्ताओं का प्रतिनिधित्व करना है, तो आपके दिमाग में कुछ चीज़ें आई होंगी, एक संकल्पना जो है आपके अंदर जो है एक साकार रूप जरूर ली होगी। कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिसको तत्काल जो है उसका निदान होना चाहिए और आप समझते हैं कि इन समस्याओं का निस्तारण सर्वप्रथम होना चाहिए? क्या आप क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे द्विवेदी जी, सबसे बड़ी समस्या अधिवक्ताओं की, जो राज्य विधिक परिषद से वो लोग चाहते हैं, नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल, वह समस्या, अगर चाहें लोग, बार काउंसिल के पास धन की कमी नहीं है और वह धन अधिवक्ताओं का धन है। बिल्कुल, वो कहीं से लाएंगे नहीं, लेकिन करना नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते, ये बड़ा दूसरा विषय है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। जब हमारा उत्तर प्रदेश का अधिवक्ता अपने पैसे की भी मांग करता है, उसको ज़रूरत पड़ती है तो पैसा उसको नहीं मिलता है। वो मैं सदन में पहुँचूँगा, उस पैसे का सदुपयोग होगा। बिल्कुल, मैं 5 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड पहला जारी करूँगा। सबसे पहले जिस समय मैं सदन में पहुँचूँगा, 1 साल के अंदर मैं हेल्थ कार्ड जारी करूँगा। वो हेल्थ कार्ड 5 लाख रुपए का होगा, जो पीजीआई, एम्स, अपोलो और विभिन्न जिलों के बड़े बड़े अस्पतालों में भी संबद्ध होगा उसका। बिल्कुल, बिल्कुल। और उससे वो अपना इलाज आसानी पूर्वक कराएंगे, अपना और अपने परिवार का। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अधिवक्ताओं के मृत्यु के बाद कुछ और समस्याएं हैं। हाँ, बिल्कुल, उसको भी मैं बताना चाहूँगा। अधिवक्ता की मृत्यु हो जाती है, उनको 5 लाख रुपए का डेथ क्लेम मिलता है। कभी 3 साल, कभी 5 साल, कभी 6 साल, कभी नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं सभी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं को इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि 5 लाख रुपए का डेथ क्लेम 6 महीने के अंदर उनके नामित सदस्य को निश्चित रूप से मिलेगा। इसमें कोई शक नहीं है और किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं होना पड़ेगा। बार काउंसिल के चौहदियारियों के अगल बगल नहीं घूमना पड़ेगा। उनका एक प्रत्यावेदन बार काउंसिल में पहुंच जाए, उसका निस्तारण मैं निश्चित रूप से करूंगा और करके उस परिवार को अवगत कराऊंगा। मेडिकल क्लेम के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि बहुत, एक तो बार काउंसिल केवल 15,000, 20,000, 10,000 रुपये मेडिकल क्लेम देती है। बिल्कुल, जबकि मैं जब इलाहाबाद हाईकोर्ट बार का उपाध्यक्ष था
तो 75% 70% मेडिकल क्लेम में दिया करता था। जिस दिन सदन में पहुंचूंगा उनका मेडिकल क्लेम उनके खाते में आरटीजीएस करूंगा। मैं पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि डेथ क्लेम और मेडिकल क्लेम आप लोगों को, मेडिकल क्लेम तो 3 महीने के अंदर और डेथ क्लेम 6 महीने के अंदर मैं निस्तारण करूंगा। 15,000, 10,000, 20,000 रुपया कोई मेडिकल क्लेम नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तिवारी जी, हम तो अक्सर अधिवक्ताओं से बातचीत करते रहते हैं, तो चूँकि बार काउंसिल ये अधिवक्ताओं के लिए, उनके कल्याण के लिए नियम बनाती है। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बार काउंसिलें हैं स्टेट की, वो पंजीकरण के नाम पर बहुत सारे पैसे जो है, बहुत सारे चार्जेज जो है वो लगाती हैं। तो वो चार्जेस जो है नहीं लगा सकती, वो उनका राइट नहीं है लगाने का। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि नहीं, आप जो है 750 रुपया ही लेंगे, जो एक्ट में जो प्राविधानित है उसी पैसे में आपको पंजीकरण करना पड़ेगा। तो अधिवक्ताओं के लिए ये कार्य जो स्वयं बार काउंसिल को करना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। तो आज जो है अगर 750 रुपये में अगर अधिवक्ताओं का पंजीकरण हो रहा है, तो ये व्यवस्था चूँकि बार काउंसिल को ही देनी होती है, तो बार काउंसिल इस व्यवस्था को बरकरार रखे, फिर इसमें कोई छेड़छाड़ ना करें। तो इसके संबंध में क्या आश्वस्त करेंगे प्रदेश के अधिवक्ताओं को? मैं उत्तर प्रदेश के सभी अधिवक्ताओं को विश्वास दिलाता हूँ कि 750 रुपया पंजीयन शुल्क 750 ही रहेगा। किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। मैं जब तक मेंबर रहूँगा, उत्तर प्रदेश के सभी अधिवक्ताओं को इस बात का आश्वासन दिलाता हूँ कि वो इस बात का विश्वास करें कि 750 रुपये से 751 रुपया नहीं लगेगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है। बिल्कुल, बहुत सुंदर। जैसे सर्टिफिकेट ऑफ जो प्रैक्टिसेस की बात, जो सीओपी की बात बार काउंसिल के द्वारा व्यवस्था बनाई गई है, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जब आया तो उस जजमेंट के बाद से पंजीकरण शुल्क शायद बार काउंसिल ने 750 रुपया कर दिया, उस पर पंजीकरण हो रहा है। लेकिन बीच में सीओपी के नाम पर वो 13,000 14,000 रुपया भी जो है उन्होंने जो है चार्ज लगा दिया था। फिर उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आया कि आप उसको भी नहीं ले सकते हैं। अब इस पर उत्तर प्रदेश बार काउंसिल क्या कर रही है, इस पर हमें बहुत ज़्यादा जो है इस पर नहीं जो है जानकारी हो पाई है। राज्य विधि परिषद में पंजीयन शुल्क को 750 रुपया और सीओपी का कोई चार्जेज नहीं थे। अगर इन्होंने अपने मन से जो भी शुल्क लगाया हो उसको सुप्रीम कोर्ट को फिर इंटरफेरेंस करना पड़ा, ये दुर्भाग्य है। बिल्कुल बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। उनको बिल्कुल ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। और अगर अभी तो खैर स्टे हो चुका है, कुछ नहीं चल रहा है, केवल 750 रुपये में रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है और सीओपी का कोई चार्जेज नहीं है। 250 रुपये सीओपी का चार्ज है और ये हमेशा रहेगा। बिल्कुल, नहीं ये हमेशा होना चाहिए ना, एक जो अधिवक्ता, इस पर कोई शुल्क नहीं होगा, मुझे पूरा विश्वास है। अभी तक तो जो संस्था चल रही है, जो लोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, माननीय बार काउंसिल के अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, मेंबर, सारे लोग जो भी निर्णय ले रहे हैं, उनसे भी मेरी अपील है कि वो लोग अधिवक्ताओं के हित में काम करें, अधिवक्ताओं के हित में निर्णय लें। अधिवक्ता चूँकि आज अगर इतना बड़ा आक्रोशित है, अधिवक्ता आज पूरे बार काउंसिल के प्रति एक उसका आक्रोश दिखने को मिला, इसका एक कारण यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया पंजीयन शुल्क, तो इन लोगों ने सीओपी कार्ड चार्ज लगा दिया, जिसको सीओपी के लिए भी उनको इंटरफेरेंस करना पड़ा। फिर इन्होंने सीओपी को बंद किया। ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है और गलत है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। और एक और समस्या है, जैसे जो एडवोकेट एक्ट बना 1960 में बना और 61 में इन्फोर्समेंट हुआ, जी, उस समय से ही लगातार, जिस समय एडवोकेट एक्ट बना उस समय हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या भी कम रही होगी, अधिवक्ता भी बहुत कम रहे होंगे। उस समय भी बार काउंसिल के जो सदस्यों की संख्या थी 25, आज भी 25 सदस्यों का ही निर्वाचन होता है। इस समय उत्तर प्रदेश में 75 जिले हो गए हैं और प्रत्येक जिलों का अगर प्रतिनिधित्व हो जाए बार काउंसिल में, तो अधिवक्ताओं को और आसानी हो जाएगी। निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, आज आप चुनाव लड़ रहे हैं तो पूरे प्रदेश का आपको दौरा करना पड़ रहा है। लेकिन अगर निर्वाचन क्षेत्र, जैसे मान लीजिए 25 सदस्य हैं इस समय,
हैं। 75 जिले हैं, अगर 3-3 जिला अगर एक सदस्यों के लिए निर्धारित होता तो 3 ही जिले में उनको वोट मांगने जाना पड़ता। और इन 3 जिलों के अधिवक्ता ये समझते कि ये हमारे मेंबर हैं, जब कोई बात होगी तो हम इनसे कहेंगे, या उनकी जवाबदेही हमारे प्रति है। तो क्या कहेंगे इस पर, इन विसंगतियों पर आप क्या कहेंगे? कैसे? द्विवेदी जी, राज्य विधिज्ञ परिषद पूरे उत्तर प्रदेश की एक बड़ी संस्था है, एक बड़ी संस्था है। बिल्कुल 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 संबित। और कभी सीमित दायरे में बहुत कम अधिवक्ता बार काउंसिल में इनरोल्ड थे। आज समथिंग 3 लाख के आसपास इनरोल्ड हो चुके हैं। निसंदेह पहले 25 मेंबर शुरू में हुए, आज भी 25 ही मेंबर हैं। क्षेत्र बहुत बड़ा है उत्तर प्रदेश का, बिल्कुल क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। किसी भी प्रत्याशी के लिए सभी जिलों में जाना बिल्कुल मुश्किल, बिल्कुल 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 बहुत असंभव है। बहुत सारे जिलों में तो नहीं जा पाते। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जितने लोग चुने गए अधिवक्ता ये नहीं समझ पाता कि हमारा मेंबर है। मैंने उनको देखा ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, कौन है हमारा मेंबर, ये मैं नहीं देखा है, मैं नहीं जानता। आपका प्रश्न ये बिल्कुल ठीक है कि हम 2500 मेंबर से अवगत हों, 2500 मेंबरों को मैं जानूं और 2500 मेंबर हमें जाने कि हमारा अधिवक्ता है। बिल्कुल। मैं अपने परिवार के सदस्यों को अगर न पहचान सकूं तो मैं अपने परिवार का मुखिया होने का अधिकार मुझे नहीं है। नहीं है, लेकिन इसको निस्तारण करना बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ यूपी के जो मेंबर होते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अध्यक्ष होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, उनका काम है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के तमाम महामहिम लोग इसमें बैठे, इसको विषय में सोचें कि क्या हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति सभी आम अधिवक्ताओं से उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से अवगत है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति के विषय में जानता है। बिल्कुल। हमारे आम अधिवक्ताओं के सामने जो समस्या है उसको मैं जानता हूँ। बहराइच के अधिवक्ताओं की क्या समस्या है, गोरखपुर के अधिवक्ताओं की क्या समस्या है, महाराजगंज एकदम बॉर्डर पर है, वहाँ के अधिवक्ताओं की क्या समस्या है। तो जब तक हम आम अधिवक्ताओं की समस्याओं को नहीं समझ पाएंगे, हम उनका निस्तारण कैसे करेंगे? हमें उन तक पहुँचना, हमें उनको समझना और हमें उनकी सारी समस्याओं का निदान करना, ये बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके विषय में यह चुनाव 90 दिन बाद हो जा रहा है। जनवरी में इलेक्शन है। इलेक्शन के बाद इस विषय पर भी बिल्कुल चर्चा की जाएगी कि क्या 25 मेंबर से मेंबरों की संख्या बढ़े, क्योंकि जब सीमित लोग थे तब भी 25 मेंबर थे और आज भी 3 लाख स्ट्रेंथ होने के बाद भी 25 मेंबर हैं। हाँ, संख्या लगातार तो मेरा अपना मानना है कि मेंबरों की संख्या बढ़नी चाहिए। और जोन वाइज अगर यदि ऐसा होता है, जोन वाइज ऐसा होता है, तो हमारा नेता, हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति बिल्कुल बिल्कुल हमें जाने, हमारी समस्या को जाने, हमारी भौगोलिक स्थिति से परिचित हो। तो ज़रूरत इसी बात की है ना कि मान लीजिए हम 10 जिलों में ही जाकर के चुनाव जीत जाते हैं और अगर ये इन्हीं 10 जिलों की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्धारित कर दी जाए, जोन निर्धारित कर दिया जाए या जिला निर्धारित कर दिया जाए तो और आसान हो जाएगा ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर 4 जोन का बंटवारा हो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और उस जोन की सीटें डिसाइड की जाए, इस जोन में इतनी सीटें हैं, और लेकिन ये भी निश्चित हो कि फिर उसी जोन के अधिवक्ता बार काउंसिल के उस जोन के मेंबर बनेंगे। बिल्कुल ये भी डिसाइड होता। निश्चित रूप से सीट की वृद्धि होनी चाहिए, इस पक्ष में हूँ। सीट की वृद्धि होगी तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक अधिकार था उत्तर प्रदेश के सभी अधिवक्ताओं के पास, चाहे उसको स्वतंत्रता का अधिकार कह लीजिए, बिल्कुल, कि हमारा आम अधिवक्ता कभी डिस्ट्रिक्ट जज, अपर जिला जज या हाई कोर्ट के तमाम अधिवक्ता जजों से कभी बार और बेंच का सौहार्दपूर्ण वातावरण न बन पाने पर आंदोलन करते थे। 1 दिन 2 दिन 4 दिन न्यायिक कार्य से विरत रहते थे, हड़ताल की संज्ञा दे लीजिए उसको उन लोगों ने छीन लिया। बिल्कुल। आम अधिवक्ता यहाँ तक काम नहीं कर पा रहा है कि जिसके साथ उन्होंने 50, 70 वर्ष, 40 वर्ष, 30 वर्ष, 50 वर्ष की वकालत की हो, और अगर वो कहीं हमारा साथ छोड़कर चला जाता है, देश से, दुनिया से अलविदा होता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं एक शोक सभा करके न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय भी नहीं ले पाते। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है। मैं निश्चित रूप से इसको बहाल कराने का काम करूंगा। बहुत सुंदर। निश्चित रूप से ये अधिवक्ताओं के सम्मान के लिए और एक मुद्दा और है द्विवेदी जी, जो
आम अधिवक्ता तो झेल लेते हैं, अभी हमारे पास आपके पास ताकत है, स्टेमिना है, कर ले रहे हैं, उतना पैसा आता है कि हम लोग अपना भरण पोषण कर लेते हैं, बच्चों का भरण पोषण कर लेते हैं। लेकिन 70 साल के बाद हमारे अधिवक्ता जब अपने आप को असहाय पाते हैं तो उस समय उनको जीने के लिए एक सहारा की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, आर्थिक सहयोग की जरूरत मैं पड़ती है। 5,000 रुपया पेंशन की बार काउंसिल देगा, सरकार से नहीं। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल 5,000 रुपया 70 साल के ऊपर के लोगों के लिए 5,000 रुपये की व्यवस्था मैं करूँगा। एक सवाल और जो है, मैं उन नए अधिवक्ताओं के तरफ से मैं करना चाहता हूं, जो नए लड़के जो अधिवक्ता जब बनने की राह में जब वो अपना कदम रखते हैं, अक्सर मैंने देखा है नए अधिवक्ताओं की ये शिकायत है कि बार काउंसिल के द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से हम परीक्षा दे करके और लॉ की डिग्री प्राप्त करते हैं और दोबारा फिर वो हमसे परीक्षा लेती है AIB के नाम पर। इस पर आप क्या कहेंगे जो है? नहीं, देखिए द्विवेदी जी, ये संस्था का विषय है। संस्था ने निर्णय लिया है कि AIB की परीक्षा 2010 के बाद आए हुए सभी अधिवक्ताओं के लिए कंपलसरी किया है। बिल्कुल। उससे अधिवक्ताओं में कोई आक्रोश भी नहीं है। अधिवक्ता खुश इस भाव से परीक्षा देते हैं और सभी पास भी हो जाते हैं। उनको 4 अटेम्प्ट मिलता है, उससे आम अधिवक्ताओं को कोई परेशानी नहीं है, उसको चलने दिया जाए। वो हम इंटरव्यू के विपक्ष में हैं, तो मुझे जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में इंटरव्यू देना पड़ रहा है, ये दुखद है। मैं इसके विरोध में हूँ और इसका निंदा करता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, एक समस्या इसी से जुड़ी और हमारे आम अधिवक्ता भी इसको लेकर बड़ा आक्रोशित है। मैं जहाँ जा रहा हूँ, अब तो आप लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, इंटरव्यू के नाम पर ठगी कर रहे हैं, ये बात सुनने को मिल रहा है। मैं किनको सफाई पेश करूँ कि उस राज्य विधि परिषद में क्या क्या हो रहा है। निश्चित रूप से। अच्छा, एक समस्या और जो है, जैसे आपने कहा कि जो AIB एग्ज़ाम जो है ठीक होना चाहिए। AIB एग्ज़ाम के लिए जैसे मान लीजिए कि जो आपकी बार एसोसिएशंस हैं, जहाँ लड़का प्रैक्टिस करना चाहता है, मान लीजिए कि गोरखपुर सिविल कोर्ट में अगर वो प्रैक्टिस करना चाहता है, तो आप गोरखपुर सिविल बार एसोसिएशन को ऑथराइज कर दीजिए ना कि आप जो है इतने जो बच्चे यहाँ प्रैक्टिस करना चाहें, आप परीक्षा यहाँ आप करिए, हम सारी व्यवस्था वहाँ से कर देते हैं। क्या कहेंगे? देखो, इसको ध्यान में रख करके ही सेंटर बनाया जाता है। राज्य विधि परिषद में मैं भी बैठा और तमाम कर्मचारियों से भी बात किया कि जो सेंटर बनाने का इनका तरीका है वो अधिवक्ताओं के या प्रतियोगी जो परीक्षार्थी हैं उनको ध्यान में रख करके कि अगर वो गोरखपुर से रिलेटेड हैं तो गोरखपुर में ही सेंटर देने का काम करें। मैं निश्चित रूप से आम अधिवक्ताओं की पीड़ा से अवगत होने के बाद उनके लिए कभी कोई दिक्कतें न आएँ, उनकी समस्याओं का समाधान खोजूँगा और बेहतर समाधान खोजूंगा। मैं आपको बताना चाहूँगा द्विवेदी जी कि आम अधिवक्ता उत्तर प्रदेश के संपूर्ण अधिवक्ता आम अधिवक्ता नहीं। किसी को भी कोई भी समस्या कभी भी आए, बिल्कुल बिल्कुल, तो एक कॉल हमें कर दें। आज मुझे हम लोग जानते हैं, कल पूरा उत्तर प्रदेश मुझे जानेगा, उत्तर प्रदेश का संपूर्ण अधिवक्ता ये जानेगा कि अशोक त्रिपाठी हमारे राज्य विधि परिषद के मेंबर हैं। मैं सभी अधिवक्ताओं की आवाज़ बनूंगा, सभी अधिवक्ताओं के सुख दुख का साथी बनूंगा। मैं वहाँ सिर्फ इस उद्देश्य से जा रहा हूँ कि हमारा अधिवक्ता 25 में 24 मेंबर अगर नहीं भी मिलेंगे तो उसका काम आसानी से पूरा होगा। इस विषय की गारंटी मैं अपने अधिवक्ताओं को देना चाहता हूँ। बहुत सुंदर। तिवारी जी, एक चीज़ और जो है, चूँकि हम जो आम अधिवक्ता जिन समस्याओं से अपने आप को पीड़ित समझता है, जिन समस्याओं से ग्रसित समझता है, और जो बात हमारे तक आई मैंने उसको आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है, क्योंकि आप जो है भविष्य में जब वहाँ जाएंगे तो आपको कम से कम ये जानकारी रहेगी कि इन समस्याओं से अधिवक्ता जूझ रहा है। निराकरण करना और उसको सुदृढ़ करना ये आपका काम है। एक चीज़ और मैं बताऊं आपसे, हो सकता है आपका ध्यान इस पर ना हो, बार काउंसिल तमाम सारे शुल्क, ये तो COP और रजिस्ट्रेशन तो ये दिखाई देता है, बहुत सारे शुल्क ऐसे तमाम सारे अधिभार जो है बार काउंसिल के द्वारा लगाए गए हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं दे दूं कि अगर किसी अधिवक्ता के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है, कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है, उनको डिबार किया जाता है, उन पर प्रतिबंध लगाया जाता है,
अधिवक्ता जब जाता है रिकॉल कराने के लिए, तो रिकॉल के लिए उसको 2500, 2000, 2200 या कितनी फीस जमा करनी पड़ती है। हमारे यहाँ सिविल कोर्ट में जब हम जाते हैं कोई एक्सपर्टी डिसीजन को रिकॉल कराने, तो 2 रुपये के टिकट पर, 5 रुपये के टिकट पर हमारा एप्लीकेशन फाइल हो जाता है। बार काउंसिल में 2200 या 2500 रुपये वहाँ फीस जमा करनी पड़ती हैं। तो ये जो विसंगतियाँ हैं इस तरह की, भाई आप अधिवक्ता के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो आप अधिवक्ताओं के ही ऊपर और भी आप अधिभार लगा करके उनको और परेशान कर रहे हैं। तो इस तरह की जो विसंगतियाँ हैं, पता नहीं उस पर आपको कभी किसी ने अवगत कराया है या नहीं कराया है, और अगर आज मैं आपको अवगत करा रहा हूँ तो इस पर क्या आप करेंगे, यानी कि जब आपको कभी अवसर मिलेगा, ईश्वर करे कि आपको अवसर मिले, और अगर आपको अवसर मिलता है तो आप इस पर किस तरह से जो है ये जो एक बड़ी समस्या है इसके निस्तारण की दिशा में आप क्या करेंगे? देखिए द्विवेदी जी, अगर किसी भी अधिवक्ता के खिलाफ कोई भी एप्लीकेशन आता है, उसको डिस्पोज करना, उसको सुनना, सुनकर उसका निस्तारण करना, और जो अभी आपने बताया कि रिकॉल करने के लिए 2500 रुपये फीस लिया जाता है, ये अधिवक्ताओं के लिए ये बड़ा विषय है। किसी भी अधिवक्ता को, परेशान शुदा अधिवक्ता को और परेशान किया जाए, उसकी मजबूरी है। 2500 लगा देंगे, 5000 लगा देंगे, वो तो देगा, वहाँ जमा करके अपने फाइल को रिकॉल कराएगा, और वो सुनवाई के लिए एक बार नहीं 10 बार वहाँ जाएगा। इसमें कई चीज़ें देखना है। एक तो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में पूरे 75 जिलों के अधिवक्ता अपने फाइलों को लेकर के वहाँ रिकॉल डालने या फाइलों को सुनवाई डीसी होती है तमाम, लेकिन ये 2000, 2500, 3000 जो भी शुल्क लगता है ये गलत है। मैं इसकी भी निंदा करता हूँ। मतलब अनावश्यक शुल्क है, अनावश्यक शुल्क है। और मैं आम अधिवक्ताओं को सबको आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि बार काउंसिल किसी भी प्रकार का जो भी अतिरिक्त शुल्क लेती है, अगर पहले रजिस्ट्रेशन शुल्क 18,000, 17,000 जो भी रहा हो, उसको सुप्रीम कोर्ट को यह समझ में आया कि यह गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया। बाद में इन लोगों ने COP लगाया, इन लोगों ने जो भी निर्णय लिया, मैं इसकी निंदा करता हूँ, उसको इन लोगों ने इन लोगों ने बंद किया। हर कदम पर अगर हमें सुप्रीम कोर्ट इसी रूप से आपको निर्देशित करती रहेगी कि आप ये गलत कर रहे हैं, इस पर मैं इसको स्टे करता हूँ, तो ये भी भारतीय राज्य विधिक परिषद के लिए बिल्कुल ये शर्मनाक है। और मेंबर कहीं न कहीं से अपमानित किए जाएंगे और मेंबरों के लिए ये गलत मैसेज जाएगा। मैं निश्चित रूप से इस विषय पर ध्यान दूंगा कि बार बार हमारे कामों को पर इंटरफेरेंस न्यायालय करना पड़ा है। क्योंकि अगर जब हम पर अंगुली उठती है और हमारे अगेंस्ट कोई वहाँ पहुँचता है, तो सुप्रीम कोर्ट अगर हम पर कोई कार्रवाई करती है तो मुझे भी शर्मनाक महसूस होता है। पूरे ऐसा नहीं है समाज के लिए। और उत्तर प्रदेश का सभी अधिवक्ता इसलिए अपने आप को उत्साहित पाता है कि आज मेरे नेता के ऊपर अंगुली उठी है। और क्या, संबित संस्था के ऊपर अंगुली उठती है। हमारी मदर बॉडी है, इसकी रक्षा करना मेरा दायित्व है। बिल्कुल, मैं चुन करके वहाँ भेजा जा रहा हूँ अपने मदर बॉडी की रक्षा करने के लिए। अगर मैं अपनी मदर बॉडी की रक्षा न कर पाया, ईमानदारी से उनकी सुरक्षा नहीं कर पाया, तो फिर मुझे बार काउंसिल का मेंबर होने का कोई हक नहीं। मैं निश्चित रूप से इस बात का विश्वास दिलाना चाहूँगा माननीय द्विवेदी जी, आज के इस आपके ने जो मेरा इंटरव्यू लिया, मैं इसके माध्यम से आम अधिवक्ताओं को इस बात का विश्वास दिलाना चाहूँगा कि भारतीय राज्य विधिक परिषद में किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा जो आम अधिवक्ता उससे पीड़ित हो, चाहे वह कोई भी हो, उनका रजिस्ट्रेशन हो, चाहे COP हो, चाहे आपने अभी रिकॉल फीस की बात किया। मैं पूरा व्यवस्था इस ढंग का बनाऊंगा कि हमारा अधिवक्ता जो यथा संशोधित, यथा उचित एक शुल्क होगा, हाँ, एक नॉमिनल शुल्क होना चाहिए, नॉमिनल शुल्क उसी दायरे में एक अतिरिक्त भार महसूस न करें। हमारा अधिवक्ता के दिमाग में ये बात न आए कि यहाँ राज्य विधिक परिषद में इतने सारे लोग बैठे हैं, ये लोग मनमानी काम कर रहे हैं। हम मनमानी करने वहाँ नहीं गए हैं, हम आपके सुख और दुख के साथी हैं, हम आपकी प्रतिनिधित्व करने वहाँ गए हैं। और जब मैं आपका प्रतिनिधित्व करने वहाँ गया हूँ
तो मुझे आपकी आवाज़ बननी चाहिए बिल्कुल आवाज़ बननी चाहिए। और मैं निश्चित रूप से ऐसा करूंगा। इसमें किसी भी प्रकार का किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। जिस दिन मैं सदन में पहुंचूंगा, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उत्तर प्रदेश का अधिवक्ता एक आवाज़ देगा कि अशोक भैया ये काम होना चाहिए, तो निश्चित रूप से उस काम को करके उनको रिजल्ट देने का काम करूंगा। 90 दिन बाद इलेक्शन होने जा रहा है जनवरी में, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का मेंबर का। तो मैं सभी लोगों से इस बात की अपील भी करूंगा कि उत्तर प्रदेश का अधिवक्ता ऐसे लोगों को अपना प्रतिनिधित्व दें, ऐसे लोगों को चुनाव जिताएं जो आपके सुख और दुख का साथी हो। लोग नैतिकता की बात करते हैं और नैतिकता से लाखों कोस दूर रहते हैं। बिल्कुल। मैं ऐसे लोगों से चाहूँगा कि हमारा अधिवक्ता बिल्कुल सावधान रहे। बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग सिर्फ नैतिकता की बात करते हैं और नैतिकता से लाखों को दूर रहने का काम करते हैं। हाँ, मतलब कथनी और करनी में अंतर जो है मैं नहीं होना सभी चाहिए। अधिवक्ताओं से इस बात की अपील करूंगा, आप ऐसे व्यक्तियों का चयन करें जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, जिनको अधिवक्ताओं की पीड़ा का संज्ञान हो, जो अधिवक्ताओं के बीच में 24 आवर्स रहता हो, जो अधिवक्ताओं की समस्याओं से, वहाँ की भौगोलिक स्थिति से हमेशा परिचित होने का काम करें। और मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके महाराजगंज से लेकर के बहराइच तक की यात्रा किया हूँ। मैं हर जगह की भौगोलिक स्थितियों से परिचित हूँ। मैं पिछला इलेक्शन जब 2018 में चुनाव हारा, उसके बाद से ही मैं कभी घर नहीं बैठा। अनवरत मैं बार काउंसिल की तैयारी करता रहा, अधिवक्ताओं के बीच में रहता हूँ, अधिवक्ताओं की पीड़ाओं से अवगत हूँ, अधिवक्ता हूँ, हाई कोर्ट में वकालत करता हूँ। जब मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट बार का वाइस प्रेसिडेंट हुआ, हमारे प्रेसिडेंट अशोक सिंह जी थे। माननीय अशोक सिंह जी से मैंने निंदित, और श्री नितिन शर्मा जी सेक्रेटरी थे, मैंने फर्स्ट डे चुनाव के तीसरे दिन एक मीटिंग करी और मैंने सबसे कहा कि देखिए, हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा हाई कोर्ट कहा जाता है। बिल्कुल। हम लोग कोई ऐसा काम कभी नहीं करेंगे कि हम सब पर अंगुली उठे। बिल्कुल। अध्यक्ष जी और सेक्रेटरी जी नितिन शर्मा जी ने हमारा साथ दिया और हम लोग बड़ा काम किया। कोई भी अधिवक्ता हम लोगों से कभी निराश नहीं हुआ, दुखी नहीं हुआ, बार को लेकर के कभी कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा। आज भी इस बात को विश्वास दिलाता हूं लोगों को कि जिस दिन सदन में पहुंचूंगा बार काउंसिल में, हमारा कोई उत्तर प्रदेश का अधिवक्ता बार काउंसिल की समस्याओं से पीड़ित नहीं होगा, अपनी समस्याओं से पीड़ित नहीं होगा। अगर वो बार काउंसिल तक की समस्या है तो निश्चित रूप से उसे निदान मिलने में देर नहीं होगी, इस बात की गारंटी लेता हूँ। बहुत सुंदर। चलिए, बहुत सुंदर जो है त्रिपाठी जी ने बहुत सारे हमारे सवाल जो मैं स्वयं पूछना चाहता था उसका उत्तर त्रिपाठी जी स्वयं दे दिए। तो दर्शकों, आपने देखा कि अशोक कुमार त्रिपाठी जी, जो राज्य विधिक परिषद का जो चुनाव हो रहा है उसमें आप प्रत्याशी हैं और लगातार आपसे संपर्क कर रहे हैं, तो हमारा भी एक प्रयास कि इनकी आवाज़ बनकर आप तक मैंने पहुंचाने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से आप इनके जो कार्य हैं, इनकी जो योजनाएं हैं, जो इनकी कार्य योजनाएं हैं, इनसे निश्चित रूप से आप अवगत हो गए होंगे और आप जब अपना मतदान करेंगे तो निश्चित रूप से आपके सामने बहुत सारे विकल्प होंगे। उसमें एक विकल्प अशोक कुमार त्रिपाठी जी भी होंगे। कार्यक्रम को आपने देखा, निश्चित रूप से आपको अच्छा लगा होगा। त्रिपाठी जी, आपने अपना अमूल्य समय दिया और हमसे बातचीत किया, अच्छी बातें और अपनी योजनाओं को आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।